नमस्कार। विद्या न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। 5 राज्यों में जो अभी तक रुझान चल रहा था वो अब नतीजों में तब्दील होने लगा है। हालांकि अभी 1/3 1/4 तक ही तब्दील हो पाया है। इसी बीच सबसे ज्यादा शोर जो मच रहा है वो पश्चिम बंगाल में और तमिलनाडु के नतीजे बेशक जो एग्जिट पोल थे वो इशारे कर रहे थे, संकेत दे रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला परिणाम वो तमिलनाडु का है। पार्टी का नाम है तमिल वेट्री कड़गम और नेता का नाम है जोसेफ विजय चंद्रशेखर, जिन्हें विजय थलपति के रूप में भी जाना जाता है, पहचाना जाता है। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार विजय थलपति जो कि तमिल फिल्मों के सुपरस्टार रहे हैं, 50 साल के आसपास उम्र है और राजनीतिक सफर महज 2 साल का है, क्या किया उन्होंने जो इतनी बड़ी जीत हासिल की है। बेशक उन्होंने बहुमत हासिल न किया हो, 77 सीटों पर वो आगे चल रहे हैं और 31 सीटें जीत चुके हैं। 108 से 10 के बीच में आने की संभावना है। 234 तमिलनाडु की विधानसभा सीटें हैं और बहुमत बनता है 118 पर, यानी कि उन्हें 8-10 विधायकों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उम्मीद है कि वो सीएम पद की शपथ लेंगे। तो विजय थलपति में कुछ तो ऐसा होगा कि जो काम सुपरस्टार रहे रजनीकांत, कमल हासन नहीं कर पाए वो विजय थलपति कर ले गए। रजनीकांत तो चढ़ाई करने से पहले ही यू टर्न ले लिए थे, कमल हासन थोड़ा चले थे लेकिन बात बनी नहीं थी और ये महज 2 साल में शिखर पे पहुंच गए। याद आ रहा है दिल्ली विधानसभा चुनाव 2011 में अन्ना आंदोलन की कोख से निकली आम आदमी पार्टी का गठन होता है 2012 में और 2013 के चुनाव में 28 सीटें जीत लेती है। जिस कांग्रेस के खिलाफ उसने आंदोलन किया था उसी कांग्रेस के साथ मिलकर के 49 दिनों की सरकार चलाई थी। हालांकि दोनों नेताओं का बैकग्राउंड अलग अलग है। अरविंद केजरीवाल एक ब्यूरोक्रेट थे और ये एक अभिनेता। दिल्ली का मूड और मिजाज एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी का है और तमिलनाडु का मूड और मिजाज द्रविड़ियन राजनीति की जरखेज भूमि का है। तो वहां पर जो भी अभी तक पार्टी शासन करती रही है 1967 के बाद वो द्रविड़ियन राजनीति की पक्षधर रही है। उसके पहले कांग्रेस का राज था। तो इन्होंने विजय थलपति ने ऐसा क्या किया, 2 चीजें समझने लायक बात है कि आखिरकार क्यों रजनीकांत सफल नहीं हो पाए या पहले ही यू टर्न ले लिए, कमल हासन सफल नहीं हो पाए और विजय थलपति हो गए। तो इसके जो कनेक्शन है वो सीधे सीधे द्रविड़ियन राजनीति से है। द्रविड़ियन राजनीति क्या है? सिर्फ वो राजनीति नहीं है, एक आंदोलन है जो पेरियार के आंदोलन से प्रभावित है। क्या कि जो विचारधारा है उनका विचारधारा है सबसे पहले राज्यों की स्वायत्तता, भाषा क्षेत्र को लेकर के उनमें काफी आप कह सकते हैं उसको स्वाभिमान, तमिल स्वाभिमान से जोड़ते हैं उसको और उसको लेकर के काफी कट्टर रहते हैं। सामाजिक न्याय में वो ये कहते हैं, खासतौर से डीएमके जहां से शुरुआत होती है, वो ये कहते हैं एंटी ब्राह्मण राजनीति और जो निचले पायदान पे हैं, चाहे वो पिछड़े हो चाहे दलित हो, उनको बराबरी पर ले आना और इसी बराबरी के चक्कर में कई बार वो एंटी ब्राह्मण हो जाते हैं। धर्म को लेकर के आपने देखा होगा कि डीएमके का सनातन के प्रति कितना कट्टर रुख रहता है, कितना विरोधी रहती है और भाषा को तो लेकर के कहने ही क्या है। इसके बाद डीएमके को जवाब देने के लिए एआईएडीएमके आती है, एमजी रामचंद्रन और जयललिता। इन दोनों पार्टियों में कोई खास अंतर नहीं है, 3 बिंदुओं पे अंतर है। क्या क्या? करिश्माई नेतृत्व। इस पार्टी ने एआईएडीएमके ने करिश्माई नेतृत्व, चाहे रामचंद्रन का जोड़ा चाहे जयललिता का जोड़ा। दूसरा, सामाजिक न्याय के वो भी पक्षधर है, तमिल भाषा को लेकर के, क्षेत्र को लेकर के वो भी उतने ही कट्टर हैं कि इन्होंने एंटी ब्राह्मण को छोड़ दिया और अपना फेस लिबरल कर लिया कि किसी से कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि विजय थलपति ने क्या किया। क्या ये द्रविड़ियन राजनीति से अलग हो गए? बिल्कुल नहीं। ये धर्मनिरपेक्ष राजनीति के पक्षधर है, पेरियार के सिद्धांतों पर अमल करते हैं कि सामाजिक न्याय होना चाहिए, लेकिन कहते हैं कि साथ में समावेशी होना चाहिए। ये उसी तरीके से महिलाओं को 25 देने का ऐलान करते हैं, उसी तरीके से 8 ग्राम सोना जिनकी शादी होने जा रही है उनको देने का ऐलान करते हैं, 6 सिलेंडर देने का ऐलान करते हैं, बसों में महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा का ऐलान करते हैं। सब कुछ वैसा ही है, वहां पे भी फ्री रेवड़ी का बहुत ही चलन है। करिश्माई नेतृत्व में भी दक्षिण काफी इसको लेकर के इमोशनल है। यहां ये आकर के डिफरेंट जो होते हैं, पेरियार के सारे सिद्धांतों को तो ले लेते हैं, लेकिन
नास्तिकता को छोड़ देते हैं, वहां पे नास्तिकता का पुट है, ये उसको छोड़ देते हैं। कहते हैं कि सामाजिक न्याय होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष राजनीति होनी चाहिए, लेकिन वो समावेशी होनी चाहिए। और इन दोनों पार्टियों से कहां आकर के अलग हो जाते हैं, है क्या कि लंबे समय तक 67 से लेकर के और अभी तक का जो समय है, ये बहुत लंबा पीरियड हो गया द्रविडियन पॉलिटिक्स के लिहाज से जो चलती आ रही है, कि जब ये दोनों पार्टियां आई तो इनके आने से परिवारवाद और वंशवाद वो जो है बहुत उसकी जड़ें तेजी से मजबूत हुई और भ्रष्टाचार उसमें बहुत ज्यादा घुस गया। खुद डीएमके हो चाहे एआईएडीएमके हो, दोनों में भ्रष्टाचार एकदम चरम पर है। और जो जेन जी आई है वो पारदर्शिता चाहती है, वो रोजगार चाहती है। इन्होंने क्या किया, विजय थलपति ने, कि नेपाल आंदोलन से भी बहुत कुछ सीखा, जेन जी की भावनाओं को पहचाना कि चाहते क्या हैं, और उनसे जो सुपरस्टार की छवि थी उनसे अपने को कनेक्ट किया। कनेक्ट करने का नतीजा क्या हुआ कि इनकी सभाओं में बेइंतहा भीड़ जुटने लगी। तो 2024 फरवरी में पार्टी का गठन टीवीके का हो गया था, लेकिन इन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया। स्थानीय निकाय चुनाव में उस भीड़ को वोट में तब्दील किया। उस सफलता से इन्होंने सीख ली और विधानसभा चुनाव में अकेले कूदे। अब जैन जी को यह भी भाता है कि आपने अपने अकेले दम पे कुछ करने को सोचा। वैचारिक दृष्टि से बीजेपी के विरोधी हैं और जो भ्रष्टाचार आकंठ में डूबी हुई है पार्टियां, खास तौर से डीएमके, वहां पर वो उनके विरोधी हो जाते हैं। थोड़ा एआईएडीएमके से हो सकता है कि नजदीकी बढ़ जाए, क्योंकि एआईएडीएमके लिबरल है। तो इन्होंने कहा कि पारदर्शी राजनीति होनी चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, परिवारवाद नहीं होने चाहिए, जेएनजी जो अपेक्षाएं हैं, रोजगार पे ध्यान देना होगा। सिर्फ इन्हीं बातों को रटने से कि द्रविडियन राजनीति बात बनने वाली नहीं है। महिलाओं से भी अपने कनेक्ट किया, क्योंकि 60 साल से नीचे की महिलाओं को 2500 रुपया देना, तो रेवड़ी वाले में ये भी पीछे नहीं रहे, लेकिन यहां पर अपने को ये अलग कर लेते हैं। अलग करने का नतीजा क्या हुआ कि जो उस द्रविडियन राजनीति से उबे हुए हैं, एक बार एआईएडीएमके, एक बार डीएमके, यही चलता रहेगा, भ्रष्टाचार अकंठ रहेगा, तो फिर हमें एक तीसरा विकल्प चाहिए। उसी विकल्प के रूप में विजय थलपति उभरे हैं और अभी ये चलेंगे, क्योंकि इनमें जो है थोड़ा सा विद्रोह भाव भी है। जब इस राजनीतिक सफर में ऐसा मौका आया कि इन्हें लगा कि पिता की वजह से नुकसान हो सकता है, उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, तो इन्होंने अपने पिता से भी अपने को डिस्कनेक्ट कर लिया, कहा कि बिल्कुल उनका उससे कोई वास्ता नहीं है। तो थोड़ा सा विद्रोही स्वभाव भी है, यानी कि अपने सिद्धांतों के लिए, अपनी राजनीति के लिए जिससे डिस्कनेक्ट करना होगा कर लेंगे, जैन जी की अपेक्षाओं पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। ये बात अलग है कि जब आप सत्ता की कुर्सी पर बैठते हैं और सारी परिस्थितियां देखते हैं इर्द गिर्द की, खजाने की क्या स्थिति है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, सरकारी रोजगार कितना है, प्राइवेट कितना है, कितने को एडजस्ट किया जा सकता है, तो पता चलता है कि करने लायक तो बहुत जो लिमिटेशंस है, कहां से करेंगे, कैसे करेंगे। बिहार का उदाहरण देख लीजिए, हतोत्साहित करने की बात नहीं है, लेकिन बिहार का क्या नतीजा हुआ, 3,60,000 प्लस करोड़ का जो है वो उस पर कर्जा है। वहां पे कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पा रही है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इस सवाल उठाया था कि उन्हें सैलरी कब मिलेगी, बाद में उन्हें भी मिल गई थी, लेकिन खजाने की हालत बहुत खराब है। केंद्र की तरफ वो सरकार देख रही है, अधिकांश राज्य सरकारों की यही स्थिति है, लेकिन रेवड़ी बांटने से बाज नहीं आते, क्योंकि वहां से सीधे जो है चुनावी फायदा होता है, वोटों की बारिश होती है और जो है वोट बैंक बनता है। तो अब देखने वाली बात है कि ये जो इनके पास मेजोरिटी कम रह गई है, 8-10 सीटों की कम रह जाती है, फाइनल नतीजे जो भी आए टैली, उसके बाद से क्या वहां परिस्थितियां बनती है, किससे समझौता करते हैं, सीएम की कुर्सी पे बैठते हैं, फिर क्या करके दिखाते हैं, क्योंकि करके दिखाने की चुनौती एकदम अलग है। नेपाल में प्रधानमंत्री बने जेनजी के और बालेंद्र शाह, और उसके बाद जब से बने तब से उनके मंत्रियों के इस्तीफे ही हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि काम करने के लिमिटेशंस है। तब देखने वाली बात है कि जो लेकर के लक्ष्य ये चले हैं और अन्यों से अपने को अलग करते हैं, द्रविडियन राजनीति के पक्षधर होते हुए भी कहते हैं कि इंग्लिश और तमिल दोनों होना चाहिए, जबकि वो सिर्फ तमिल के लिए कमिटेड है। उनका जो है ये बीजेपी का राष्ट्रवाद उनसे जाकर के टकराता है। तो अब इस पे हमारी भी नजर आएगी। आप भी अपनी राय बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।